नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कार्बोज। वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी जितने भी वनस्पति जैसे कि पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज वगैरह है, उनमें उपस्थित रहते हैं। शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। कार्बोज को अगर देखा जाए तो ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ भी कहा गया है। इनको ऊर्जादायक यानी कि शक्ति प्रदान करने वाले ये भोज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनको उपयोग के पश्चात हमारे शरीर को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इसी के माध्यम से पूरी होती है। अगर कार्बोज का अगर देखा जाए संगठन तो उसमें कार्बोज के अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनका जो अनुपात है ठीक वैसे ही है जैसे कि जल के अंदर ये पाए जाते हैं, यानी कि H2O के रूप में, जिसमें 2:1 भी अनुपात इसको कहा जा सकता है। दो यानी कि जो दो तत्व हैं वो हो जाएंगे हाइड्रोजन युक्त तत्व और एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर कार्बन का सूत्र देखा जाए तो कार्बन का सूत्र होता है C6H12O6। ये कार्बन का रासायनिक सूत्र है, जिसमें कार्बन के अणु 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और इसके ऑक्सीजन के जो है वो वापस 6 रहते हैं। कार्बोज को अगर देखा जाए 1 ग्राम कार्बोज अगर हम लेते हैं तो 1 ग्राम कार्बोज से करीबन 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी हमको प्राप्त होती है। यानी कि अगर 1 ग्राम कार्बोज ले रहे हैं तो 4 किलो कैलोरी प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर 10 ग्राम हम कार्बोज ले रहे हैं तो उसको इंटू करके देख सकते हैं, तो 40 किलो कैलोरी के करीबन हमारी जो है हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर आता है कि कार्बोज के कार्य क्या है, यानी कि कार्बोज जो हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या कार्य करता है। कार्बोज का पहला कार्य अगर देखा जाए तो वो है ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि इसको ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। चाहे सोते जागते उठते बैठते सभी प्रकार की स्थिति में हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा की जो पूर्ति है कार्बोज के माध्यम से ही पूरी होती है। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि अनाज है, चावल वगैरह है, इन सभी से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वनस्पति भोज्य पदार्थ भी इनके अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनाज चावल वगैरह हो जाएंगे, जौ बाजरा रागी वगैरह ये सभी जो चीज़ें रहती हैं ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ है, गुड़ है, चीनी वगैरह है, उनसे भी हमारे जो कार्बोज की जो मात्रा है वो पूरी हो जाती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आ जाता है कि ऊर्जा के साथ ही इसका जो दूसरा कार्य होता है वो है प्रोटीन की बचत करना। यानी कि वैसे अगर देखा जाए प्रोटीन की बचत कैसे करेगा, प्रोटीन का कार्य होता है निर्माण करना और कार्बोज का कार्य होता है ऊर्जा देना। लेकिन अगर जैसे हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर हमने प्रोटीन की मांग हमारी जो है पूरी हो जाती है, लेकिन हम जो कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ हैं अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, कार्बोज का जो कार्य है वो नहीं हो पाता है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हम प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो वो प्रोटीन हमारे शरीर में उस समय ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी कि जो प्रोटीन अपना स्वयं का जो कार्य होगा निर्माण का वो बंद कर देगा और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य शुरू कर देगा। लेकिन दूसरी अवस्था में अगर देखें कि हमने अगर कार्बोज पूरी मात्रा में लिया है
यानी कि जो हमारी प्रतिदिन की मांग है अगर वो समय पे पूरी हो रही है तो कार्बोज जो अपना कार्य है ऊर्जा देने का वो सुचारू रूप से करेगा, और प्रोटीन भी जो अपना कार्य है निर्माण का वो सुचारू रूप से कर पाएगा। यानी कि प्रोटीन का संचार जो अपना कार्य है वो ठीक प्रकार से कर पाता है और प्रोटीन की बचत हो जाती है जो कि ऊर्जा देने में वो नहीं लगा पाता है। फिर आता है कि इसका जो तीसरा कार्य है वो है विटामिन डी समूह का संश्लेषण करना। विटामिन डी समूह यानी कि जैसे कि हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो विटामिन बी समूह के संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। मनुष्य की छोटी आंत अगर देखी जाए जिसमें भोजन का आंशिक रूप से पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, पूर्ण रूपेण पाचन होता है, तो हमारे उस छोटी आंत में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि विटामिन बी समूह का संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। और ये जो जीवाणु है ये हमारे साथ ही जो संश्लेषण हो रहा है उसकी वजह से वृद्धि विकास वगैरह जो होती है उसमें भी वो सहायक होते हैं, ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। साथ ही इन जीवाणुओं के रहने से जो लैक्टोज शर्करा वगैरह है वो अगर जैसे देखी जाए तो वो डाइसैकेराइड कार्बोज के अंदर आती है, और ये जो जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में संश्लेषण की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। फोर्थ कार्य है इसका कैल्शियम के अवशोषण में। वैसे सभी जानते हैं कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों दांतों की मजबूती उनके निर्माण के लिए बेहद जरूरी रहता है, जो कि हम केवल दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त कर पाते हैं। अब अगर देखा जाए तो दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और प्रकृति ने अगर देखा जाए काफ़ी सोच समझकर दूध के साथ में शर्करा, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह है इनका संयोग किया हुआ हमको प्राप्त हो रहा है। कैल्शियम की जो अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कार्बोज पूर्ण रूप से हमारे शरीर को प्राप्त हो। अगर कार्बोज पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम जा रहा है दूध वगैरह के माध्यम से उसका पूर्ण रूप से अवशोषण हो पाता है, और अवशोषित जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों के निर्माण में सुचारू रूप से कार्य करने में लग जाता है। फिर आता है पांचवा जो कार्य है वो है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। वैसे अगर देखा जाए जो कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि दालें अनाज वगैरह जो हैं, चावल वगैरह जो हैं, इनमें काफ़ी मात्रा में रफेज पाया जाता है, और ये जो रफेज है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर पाचन का जो कार्य होता है उसको सुचारू रूप से पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करता है। साथ ही अगर देखा जाए जो ये कार्बोज के अंदर जो रफेज पाए जाते हैं, ये रफेज जो है पाचन प्रक्रिया के समय भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से करने में सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही जो छोटी आंत वगैरह है उसमें भोजन के सही प्रकार से अवशोषण में भी सहायक होते हैं, यानी कि आंतों को भी ये प्रभावित करते हैं, यानी कि आंतों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखते हैं, उनको क्रमानुकुंचन गति अच्छी से बनाए रखते हैं ताकि भोजन का पाचन अवशोषण वगैरह जो है वो सही प्रकार से हो सके, यानी कि कब्ज अपच वगैरह की जो स्थिति है उससे ये बचाते हैं। इसके अंदर पाया जाता है रफेज। फिर आता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करते हैं। अगला जो इसका कार्य है वो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना।
रफेज जो होते हैं उन जीवाणुओं की वृद्धि में और विकास में सहायक हैं जो पाचन क्रिया में अच्छे से योगदान देते हैं। साथ ही ये पित्त अम्ल जो है उसमें अवशोषित कोलेस्ट्रॉल को स्वतंत्र कर देते हैं और इसके कारण ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो रक्त में कम हो जाती है, यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने से ये रोकते हैं। रेशेदार जो भोज्य पदार्थ है, वैसा हमने अभी पढ़ा है कि कार्बोयुक्त भोज्य पदार्थों में रेशे की मात्रा अच्छी रहती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ में ये मिल जाते हैं और मल के साथ में ही वो कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि आंतों में रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको ये कम कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में रक्त का स्तर संचालन सही प्रकार से होता है। उसको रक्त को बढ़ने के लिए जो धक्के की आवश्यकता रहती है, ब्लड प्रेशर की आवश्यकता रहती है, वो सामान्य बनी रहती है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है रक्त में कम हो जाता है। फिर आता है कि ये यकृत को स्वस्थ बनाते हैं। यकृत में जैसे कि कुछ विषैले और हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण होता है और साथ ही ये जो रहते हैं ये ग्लाइकोजन की उपस्थिति में ही इन पदार्थों का विकास होना शुरू होता है। यदि अगर जैसे देखा जाए कि यकृत के अंदर ग्लाइकोजन की मात्रा जो बढ़ने लगती है तो इसमें विषैले पदार्थ जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनकी मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये ग्लाइकोजन को पुनः हमारे शरीर में ऊर्जा देने में लगा देते हैं और उन अनावश्यक जो पदार्थ है, जो हानिकारक विषैले पदार्थ बन रहे हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही यकृत पर प्रभाव पड़ने से ये रोकते हैं। फिर आ जाता है कार्बोज की कमी के प्रभाव। कमी हो जाएगी तो सबसे पहला सिम्टम्स यही दिखाई देगा कि वजन में कमी। वजन में कमी आ गई यानी कि क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है आलस, थकान, सुस्ती से भरा होगा। आलस्य, सुस्ती वगैरह अगर किसी व्यक्ति में देखी जा रही है तो साथ ही उस व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाएगा वो देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव। शरीर की क्रियाशीलता में कमी, यानी कि कार्य करने की दर में कमी आ जाएगी। कार्य के प्रति रुचि नहीं लेंगे, शरीर थकान से भरा हुआ दिखेगा। शरीर के जो आंतरिक अवयव हैं उनके विकास वो रुक जाएगा। प्रोटीन का उपयोग जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जैसे कि त्वचा में झुर्रियां, त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगेगी। उसके अलावा जैसे कि कुपोषण के जो लक्षण है, कुपोषित व्यक्ति जो रहता है दुबला पतला वगैरह दिखाई देगा। उसके अलावा आ जाता है कि कार्बोज की अधिकता के क्या प्रभाव हैं। अगर लगातार मात्रा में कार्बोज बढ़ता जा रहा है तो उसके कारण व्यक्ति में मोटापा उत्पन्न हो जाता है और मोटापा के कारण कई सारी बीमारियां जैसे कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना, वसा की अधिकता के कारण हृदय पे प्रभाव आना, हार्ट अटैक वगैरह की समस्या वगैरह ये भी सब बढ़ने लग जाती है। और साथ ही कार्य क्षमता में कमी आ जाती है क्योंकि शरीर का जो वजन बढ़ रहा है उसकी वजह से क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। उसको उठने, बैठने, चलने फिरने आदि क्रियाओं के कारण व्यक्ति प्रभावित रहेगा। तो आज हमने पढ़ा कार्बोज का क्या कार्य है और कमी की और अधिकता के प्रभाव के बारे में। अगली क्लास में हम इसके स्रोतों के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।